हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है उत्पादन फलन और कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद की अवधारणा। मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये आपका चैप्टर 6 है। तो इस चैप्टर के नेम में सबसे पहला वर्ड क्या है यहाँ पर? उत्पादन फलन। तो इसमें से हमें पहले उत्पादन को समझना है कि उत्पादन क्या है। ये बच्चों आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि उत्पादन क्या है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत आगतों मीन्स जो कारक हैं, साधन है उत्पादन के, उनका रूपांतरण निर्गतों में किया जाता है। मीन्स इनपुट्स कन्वर्ट होकर क्या बन जाते हैं? आउटपुट बन जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि आगतें, यहाँ आगतों से क्या मतलब है? ऐसे साधन या विभिन्न मदें जिनका प्रयोग किसी वस्तु के उत्पादन में किया जाता है, जैसे कि श्रमिक, भूमि, पूंजी, कच्चा माल, तकनीक भी हो सकती है, बिजली। ये सब क्या है? ये हम विभिन्न मदें हैं जो कि वस्तु के उत्पादन में प्रयोग करते हैं। तो ये सब साधन तो क्या हो गए? इनपुट्स, कारक या आगत। और इनका जो परिणाम निकलता है, मीन्स वस्तु का उत्पादन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? निर्गत, आउटपुट। नेक्स्ट आ जाता है उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। तो उत्पादन फलन क्या होता है? किसी फर्म के भौतिक उत्पादन तथा उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच जो तकनीकी संबंध को व्यक्त करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्पादन फलन। यहाँ पे हमने एक टर्म यूज की ना, भौतिक उत्पादन। भौतिक उत्पादन क्यों? क्योंकि जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो फिजिकल गुड है, फिजिकल प्रोडक्ट है। और जो साधन है वो भी कैसे हैं? भौतिक कारक हैं। कारक मीन्स साधन, ये आपको समझ में आ गया होगा अभी। कारक, आगत, साधन, ये तीनों सिनोनिम्स हैं, सेम चीज को शो कर रहे हैं। तो कारक भी भौतिक है, मीन्स साधनों को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं? भौतिक उत्पादन और भौतिक कारकों के बीच में तकनीकी संबंध को व्यक्त करने वाले फलन को हम उत्पादन फलन कहते हैं। या सिंपल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, यह आगतों तथा निर्गतों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर मैंने ये एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये मैंने क्या लिखा है? QX इज इक्वल टू F, L एंड K। मीन्स यहाँ ये जो QX है वो क्या है? X वस्तु का भौतिक उत्पादन है। और F का मतलब क्या है? फलन। L शो कर रहा है श्रमिक की भौतिक इकाइयों को, और K शो कर रहा है पूंजी की भौतिक इकाइयों को। तो इसी को मैं अगर इस फॉर्म में लिख देती हूँ, 20x इज इक्वल टू F ऑफ 5L एंड 4K। मीन्स अगर मुझे x की 20 यूनिट्स का उत्पादन करना है, तो इन यूनिट्स का उत्पादन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे? मुझे लेबर की 5 इकाइयां चाहिए होंगी, और जो कैपिटल, K मीन्स कैपिटल को शो कर रहा है ये, तो कैपिटल की मुझे कितनी इकाइयां चाहिए होंगी? 4। तो इन दोनों को लेकर, लेबर की 5, कैपिटल की 4 इकाइयां लेकर मैं x की 20 वस्तु का उत्पादन कर सकती हूँ। उत्पादन करने वाला कौन होता है? उत्पादक होता है। ये भी आप बच्चों ने 11th में पढ़ा था कि उत्पादक का रोल क्या होता है, कि वो जितने भी ये साधन होते हैं, इन सब साधनों को प्रयोग में लाता है और उत्पादन करता है। अब जैसे कोई भी उत्पादक है, ये तो है नहीं उसकी ये इक्वेशन यही रहेगी, मीन्स उसको हमेशा ही 20 इकाइयों का उत्पादन करना है x वस्तु की। अब उसको उत्पादन बढ़ाना भी पड़ेगा। अब बढ़ाना है तो उसको समय चाहिए होगा। तो इसी आधार पर अब हम नया एक कंसेप्ट करने वाले हैं। वो कंसेप्ट क्या है? अल्पकालीन उत्पादन फलन तथा दीर्घकालीन उत्पादन फलन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। कि जो हमारे अर्थशास्त्री हैं वो क्या कहते हैं कि उत्पादक के लिए समय सीमा क्या है? 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। एक अल्पकाल हो सकता है और एक दीर्घकाल हो सकता है। समय जो है 2 तरह का हो सकता है, अल्पकाल और दीर्घकाल, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो जो शॉर्ट रन है वो कैसी अवधि है? जिसमें उत्पादन के कुछ जो साधन हैं, कारक हैं, वो कैसे हैं? उनकी मात्रा परिवर्तित की जा सकती है, लेकिन कुछ साधन कैसे होंगे? उनकी मात्रा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। मीन्स उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। और दीर्घकाल कैसी अवधि होगी? जिसमें सभी साधन जो हैं उनकी मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है, उनमें परिवर्तन जो होता है वो संभव हो सकता है, और कोई भी साधन भी स्थिर नहीं है। तो जैसे हमने समय को 2 भागों में बांट दिया, अल्पकाल और दीर्घकाल,
तो उसी तरह से उत्पादन फलन क्या होगा, एक उत्पादन फलन अल्पकालीन होगा और दूसरा क्या होगा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को क्या बोलते हैं हम, परिवर्तनशील अनुपात का उत्पादन फलन भी बोलते हैं इसको हम। क्यों, क्योंकि यहाँ हम अल्पकाल की बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको ऊपर भी बताया कि इस अवधि में क्या होगा, जो उत्पादन के साधन है वो कैसे होंगे, दो तरह के होंगे, परिवर्तनशील जैसे कि श्रमिक और स्थिर जैसे कि पूंजी। जैसे अल्पकाल में जो हैवी मशीनरी है उसको खरीदना आसान नहीं होता, जल्दी से हम लोन नहीं ले सकते हैं, तो इस जो साधन को बदलने के लिए समय चाहिए, पूंजी की क्वांटिटी को बदलने के लिए समय चाहिए होता है। लेकिन श्रमिक की मात्रा को अल्पकाल में भी बदला जा सकता है। अल्पकाल मतलब 1 साल से कम की अवधि को हम अल्पकाल मानते हैं। और उत्पादन फलन में उत्पादन के विभिन्न स्तरों के अनुसार कारकों के अनुपात में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि उदाहरण मैंने यहाँ लिया है कि यदि श्रमिक और पूंजी दो तरह के साधन प्रयोग में ला रहा है उत्पादक, तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रमिक की मात्रा परिवर्तित की जा सकती है और पूंजी की इकाई स्थिर रहेगी। तो मीन्स मैं सिंपल वर्ड्स में क्या आपको कह रही हूँ कि अगर x के उत्पादन को बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ेगा, जब श्रमिक की इकाई बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पूंजी है वो कैसी है, स्थिर है। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बार का साइन होता है जो ये शो कर रहा है कि ये जो क्वांटिटी है पूंजी की वो कैसी है, स्थिर है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। तो अल्पकाल में उत्पादन सिर्फ कैसे साधनों से बढ़ाया जा सकता है, जो कि परिवर्तनशील है, उनकी मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो अब इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ मैंने क्या मेंशन किया है कि x की 40 जो यूनिट्स हैं वो कैसे उत्पादित की जा सकती हैं अगर लेबर की 5 यूनिट्स और कैपिटल की 4 यूनिट्स का यूज किया जाता है। अगर उत्पादन बढ़ाया जाता है मीन्स उसको 45 यूनिट्स हम उत्पादित कर पा रहे हैं, तो हम वो कैसे उत्पादित कर पा रहे हैं, लेबर की तो 6 यूनिट्स हो गई जो पहले 5 थी, और अब कैपिटल की कितनी है, पहले भी 4 थी और अब भी 4 थी, क्योंकि हमने अभी ये बात की थी जो कैपिटल है वो कैसा है, स्थिर। लेबर की इकाइयां बढ़ने की वजह से ही जो उत्पादन है वो बढ़ सकता है। और दूसरी बात हमने क्या बोला है कि इसे हम क्या नाम देते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहा जाता है, परिवर्तनशील अनुपात का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। क्योंकि आप देख ही रहे हो यहाँ पहले क्या था, 5:4 यूज हो रहा था और अब क्या हो गया 5:6:4। तो क्या है, प्रोपोर्शन चेंज हो रहे हैं, अनुपात चेंज हो रहे हैं यहाँ पर अल्पकाल होने की वजह से। इसी तरह हम नेक्स्ट पे जाते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हम क्या बोलते हैं, समान अनुपात का उत्पादन फलन। क्यों, क्योंकि यहाँ सभी साधन कैसे हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी साधनों की मात्रा को समान अनुपात में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ क्या बोलते हैं हम इसको, उत्पादन के पैमाने में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। पैमाना बढ़ाने का मतलब स्केल, स्केल आप मेजर करता है ना, स्केल एरिया को मेजर करता है, तो इसी तरह से पैमाना बढ़ने का मतलब भी यही है कि उत्पादन का जो एरिया है मीन क्षमता है वो भी दीर्घकाल में बढ़नी संभव हो सकती है, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन कैसे हैं, परिवर्तनशील। तो यहाँ पर जो आउटपुट बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ेगा कि हम दीर्घकाल होने की वजह से लेबर को भी बढ़ा सकते हैं, और उत्पादन बढ़ने के पीछे और कौन सा रीजन होगा, कैपिटल का बढ़ना। तो मीन्स ये दोनों साधन ही परिवर्तनशील हैं दीर्घकाल में, तो इन दोनों के बढ़ते क्या होगा, ये आउटकम आएगा, उत्पादन भी हमारा बढ़ जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखो कि पहले 40x प्रोड्यूस हो रही थी, किसको यूज कर रहे थे हम, 5L और 4K। अब अगर हमें उत्पादन डबल करना है तो हम इनकी मात्रा को भी डबल कर सकते हैं। तो मीन्स पहले जो रेशियो था वो क्या था, 5:4 था, और फिर उत्पादन बढ़ा, डबल हो गया, किस वजह से हो गया, क्योंकि हमने ये रेशियो भी डबल कर दिया। 5×2 = 10 हो गया, 4×2 = 8 हो गया, तो 5 को डबल करके 10 कर दिया, 4 को डबल करके 8 कर दिया, तो हमारा उत्पादन भी डबल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सारे साधन परिवर्तनशील हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर दीर्घकाल की बात कर रहे हैं। मैंने अभी जो आपको अल्पकालीन दीर्घकालीन उत्पादन फलन बताया उन्हीं को मैं इन 2 डायग्राम से बता रही हूँ। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमें शो कर रहा है
अल्पकालीन उत्पादन फलन को। कैसे, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे यहाँ एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया लेबर और OY एक्सिस पे है कैपिटल L एंड K। ऐसे यहाँ पर इस एक्सिस पे L लिया हुआ है और इस एक्सिस पर हमने कैपिटल लिया हुआ है। पहले इस डायग्राम को देखते हैं। ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है कि लेबर की कैपिटल है O के अमाउंट उसका हम यूज कर रहे हैं। अब आप देख ही रहे हो जो कैपिटल है इसके अमाउंट में चेंज नहीं आ रहा। ये कितनी है, ये ओके है, स्थिर है, और लेबर पहले से बढ़ गया। ठीक है, तो अनुपात में परिवर्तन आप देख ही रहे हो। अगर मैं यहाँ 1 और 2 लिख देती हूँ तो मीन्स लेबर की 1, कैपिटल की 1:1 हो गया, और फिर कैपिटल की तो 1 रह गई लेकिन लेबर की 2 हो गई। 2 मीन्स ये क्या है, अनुपात में परिवर्तन आ रहा है, वेरिएबल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ कैपिटल के अमाउंट को परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। तो ये कैसा उत्पादन फलन है, ये अल्पकालीन उत्पादन फलन है। और यहाँ आप देख रहे हो ये जो लाइन है OM लाइन, ये क्या शो कर रही है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लेबर पहले OL यूज हो रहा था, OL1, और कैपिटल की कितनी मात्रा है, K1L1। अब जैसे लेबर की अमाउंट बढ़ाई है उसके हिसाब से ही कैपिटल के अमाउंट को भी बढ़ा दिया गया है। ये कैपिटल की अमाउंट शो हो रही है। आप इसको इस एक्सिस से मैच भी कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो इन लाइंस को, लेकिन मैंने इनको यहीं पर दिखा दिया। तो लेबर की OL1, कैपिटल की K1L1, लेबर की बढ़ाकर कर दी OL2, तो कैपिटल की भी बढ़ाकर उसके साथ कर दी गई K2L2। तो समान अनुपात यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। मीन्स दोनों ही साधन कैसे हैं, परिवर्तनशील हैं। तो ये कैसा उत्पादन फलन है, ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। ऐसा उत्पादन फलन हमें दीर्घकाल में मिलता है। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। चैप्टर का दूसरा पार्ट क्या है, उत्पादन की 3 धारणाएं, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन। चाहे हम इसको टोटल प्रोडक्ट बोले, टोटल प्रोडक्शन बोले, एक ही बात है। एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्शन सेम थिंग। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन सेम चीज है। उत्पाद और उत्पादन सेम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसे चैप्टर के नेम से अगर आप इसको कोरिलेट करना चाहो तो हम सबसे पहले देखते हैं कुल उत्पादन क्या है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में टू द पॉइंट बताऊंगी कि एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहा जाता है। कुल उत्पादन का फॉर्मूला क्या है, TP कुल उत्पादन में किसके बराबर है, AP मीन्स औसत उत्पादन गुना में श्रमिक की मात्रा, या फिर TP किसके बराबर हो सकता है, समीशन MP के बराबर भी TP होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको आगे क्लियर हो जाएंगे जब मैं आपको AP और MP के बारे में बताऊंगी। जैसे हम अभी जो उत्पादन फलन कर रहे थे उसमें मैंने जैसे ऐसे उदाहरण लिया कि X वस्तु की जो 40 इकाइयां हैं वो उत्पादित की गई हैं श्रमिक की 5 इकाइयों के साथ, और जो कैपिटल है उसकी 4 इकाइयों के साथ। तो ये जो 40 था ये क्या था, कुल उत्पादन। तो मीन्स उत्पादित की गई कुल मात्रा 40 इकाइयां जैसे यहाँ पर X की, ये क्या है, X वस्तु का कुल उत्पादन। औसत उत्पादन क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, कि परिवर्तनशील कारक कौन सा होता है, परिवर्तनशील कारक जिसकी मात्रा को बदला जा सकता है। जैसे कि श्रमिक की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाता है। तो यहाँ क्योंकि हम श्रमिक को ही ले रहे हैं, परिवर्तनशील इकाई की बात कर रहे हैं, तो AP किसके बराबर होगा, TP बटे में L, मतलब कुल उत्पादन बटे में श्रमिक की इकाइयां। इसी तरह सीमांत उत्पादन क्या है, परिवर्तनशील कारक की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आ जाता है उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। और सीमांत उत्पादन मीन्स MP को मापने का फॉर्मूला क्या है, MP किसके बराबर है, TPN माइनस TPN माइनस 1, या इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, चेंज इन TP बटे में चेंज इन L। जो सीमांत उत्पादन है वो किसके बराबर है, कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन बटे में श्रमिक की इकाइयों में होने वाला परिवर्तन। इसको अभी हम आगे टेबल और डायग्राम से करेंगे तो आपको ये तीनों चीजों और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल में मैंने ये
फर्स्ट कॉलम में लिया है भूमि, भूमि की इकाइयां, ये हेक्टेयर में हो सकती है, आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। जैसे हमने भूमि की ले ली, 1 यूनिट लिया यहाँ पर, ऑल ओवर 1 ही यूनिट है। और सेकंड कॉलम में हमने दिखाया है श्रमिक, तो श्रमिक की इकाइयां क्या हैं, 1 2 3 4, ऐसे हम श्रमिक की इकाइयां यूज कर रहे हैं, एक एक इकाई बढ़ती जा रही है। अब नेक्स्ट कॉलम आ जाता है कुल उत्पादन का। कुल उत्पादन पहले स्टार्टिंग में 2 है, फिर ये 5 हो गया। ये कुल उत्पादन क्विंटल में हो सकता है, औसत उत्पादन भी क्विंटल में है, सीमांत उत्पादन भी उसी तरह से क्विंटल में है। तो कुल उत्पादन क्या है, पहले तो तेजी से बढ़ रहा है, आप ये देख रहे हो 2 और 5, इन दोनों में आपस में 3 का डिफरेंस है। फिर 9 5, इन दोनों में आपस में 4 का डिफरेंस है। तो मीन्स कुल उत्पादन पहले तेजी से बढ़ रहा है, फिर धीमी गति से बढ़ता हुआ यहाँ अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया और फिर ये गिरना शुरू हो गया। तो इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि हमने यहाँ अल्पकाल की बात की है। जैसे हमने पढ़ा भी था, अल्पकाल में एक साधन स्थिर होता है और दूसरा परिवर्तनशील हो सकता है, मतलब 2 तरह के साधन हम प्रयोग करते हैं अल्पकाल में। तो जब इन साधनों का इस तरह से प्रोपोर्शन अनुपात यूज किया जाता है, तो शुरू में तो उत्पादन तेजी से बढ़ता है, फिर ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच के अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये जो दोनों साधन है ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, लेकिन इसको स्थिर रख के जब इसकी मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं, श्रमिक की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उत्पादन बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाता है। इसकी हम डिटेल्ड स्टडी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी फिलहाल जो मेन कंसर्न हमारा है वो होना चाहिए कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमें एक बेसिक वैल्यू चाहिए थी, तो आप के सामने मैंने सबसे पहले आपको यही बताया है कि आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम अपना बना लें। ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी चाहिए पड़ेंगी कुल उत्पादन के बिहेवियर को देखते हुए। अब इसके बेस पर ही, इस कुल उत्पादन के बेस पर ही हम औसत उत्पादन कैलकुलेट कर रहे हैं। वो कैसे कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ मैं आपको बताती हूँ। औसत उत्पादन का फॉर्मूला क्या था, टीपी बाय एल। ये हमारा टीपी है और ये हमारा एल, तो टीपी बाय एल, 2 बाय 1 2 आ गया, 5 बाय 2 2.5 आ गया, 9 बाय 3 3 आ गया, 11 बाय 4 2.7 आ गया, और 12 बाय 5 2.4, 12 बाय 6 2 वैल्यू आ गई, 11 बाय 7 1.5। तो इस तरह से हमने अपने औसत उत्पादन को कंप्लीट कर लिया। औसत उत्पादन मीन्स एपी। और अब रह गया एमपी। एमपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपके सामने 2 फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। मैं जैसे इसको करके दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, टीपीएन माइनस 1। एन कौन सी वैल्यू हो गई, जैसे अगर मुझे इस का एमपी निकालना है, परिवर्तनशील साधन का हमने एमपी निकालना है, तो जो ये फर्स्ट श्रमिक है उसका कुल उत्पादन 2 है, और जब 0 श्रमिक होंगे तो कुल उत्पादन कितना होगा, क्वाइट नेचुरल 0 होगा। तो 2 माइनस 0 कितना आ गया, 2। फिर इसी तरह से आप इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करते जाएंगे। 5 माइनस 2 ये 3 आ गया, 9 माइनस 5 4 आ गया, 11 माइनस 9 तो 2 आ गया। तो इसी तरह से हम सब वैल्यूज को यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे 12 माइनस 12 0 आ गया, 11 माइनस 12 माइनस 1 आ गया। तो ये हो गया एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पादन। तो इस तरह से हम इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैं ये भी बता देती हूँ। ये क्या है, चेंज इन टीपी। अब टीपी में चेंज कैसे है, 5 माइनस 2 तो ये क्या हो गया 3 क्या हो गया, चेंज इन टीपी। और इधर चेंज इन एल, मतलब श्रमिक इकाइयों में चेंज क्या है, 2 माइनस 1 आ गया। यहाँ ओवरऑल चेंज इन एल तो 1 है, और चेंज इन टीपी आप इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दीजिए, इसको में से इसको माइनस कर दीजिए, तो इस तरह से ही वैल्यूज आती जाएंगी। तो मीन्स बेटर यही है, आपको पता दोनों फॉर्मूलेज होने चाहिए, लेकिन आप इसको अप्लाई कर सकते हो तो वैल्यूज आपकी सिमिलर आएगी। अब इसको हम डायग्राम से करेंगे नेक्स्ट। नाउ सी स्टूडेंट्स, इस टेबल के बेस पे ही हम सबसे पहले कुल उत्पादन वक्र कैसे ड्रॉ करते हैं उसको सीखेंगे। अब मैं इस कॉलम और इस कॉलम का यूज कर रही हूँ। देखिए ये मैंने 2 डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। तो अभी आप इस पार्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमने श्रम की इकाइयां ले ली, श्रम की इकाइयां और श्रमिक एक ही बात है, और ओ वाई एक्सिस पे हमने कुल उत्पादन ले लिया। अब आप देख रहे हो यहाँ जब श्रमिक की एक इकाई का प्रयोग किया जा रहा है
भूमि की एक इकाई के साथ, तो कुल उत्पादन कितना है 2। तो फर्स्ट इकाई पे कितना है 2, ये मैंने डॉट उसी के अकॉर्डिंग लगा लिए। जब श्रम की सेकंड इकाई का प्रयोग हो रहा है तो कुल उत्पादन कितना है 5, तो ये पॉइंट उसको शो कर रहा है। 3 पर 9, 4 पर 11, 6 और 5 पर 12, ठीक है, और ये 5 पर 12 और 6 पर 12 और 7 पर 11, तो ये उन्हीं वैल्यूज को शो कर रहा है जो हमने टेबल में दिखाई थी। मीन्स ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 11, ये 12 और ये भी 12 है, और ये क्या है 11। अब इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, कुल उत्पादन वक्र आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी क्या आ गई, कुल उत्पादन वक्र। अब जैसे यहाँ श्रमिक की एक इकाई थी, अगर ये 0 होती तो उत्पादन 0 होता, तो हम यहाँ पर 0 से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये पूरी वक्र क्या बन जाएगी, हमारी कुल उत्पादन वक्र बन जाएगी। ऐसे ही हम नीचे देखते हैं। ये देखो, अब हम बात करेंगे सबसे पहले इस कॉलम की, इससे इसको रिलेट करेंगे। तो श्रम की जब एक इकाई का प्रयोग हो रहा है तो औसत उत्पादन कितना है 2, ये 2 वाला पॉइंट आ गया। फिर है 2.5, फिर नेक्स्ट इकाई पर है 3, फिर है 2.7, फिर है 2.4, फिर ये 2 है, और उसके बाद क्या आएगी 1.5। इसी तरह जैसे ऊपर मैंने ये पॉइंट्स ज्वाइन किए हैं, कुल उत्पाद वक्र बन गई। ऐसे जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, औसत उत्पाद वक्र। तो मैंने ये पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए, तो ये क्या बन गई, औसत उत्पाद वक्र। ये वैल्यूज आप लिख भी सकते हो जहां जहां पॉइंट्स लगे हुए हैं, और नहीं तो ऐसे भी इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ क्लैरिटी के लिए पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि पॉइंट्स कैसे ज्वाइन किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे सीमांत उत्पाद वक्र और श्रमिक, इन दोनों को कोरिलेट करके यहीं पर मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। तो देखो, अब हम एमपी वक्र ड्रॉ करना सीख रहे हैं, तो हमने इस कॉलम को इस कॉलम से रिलेट करना है। तो जब श्रमिक की एक इकाई है तो सीमांत उत्पादन कितना है 2, तो ये इनिशियल पॉइंट तो क्या हो गया, ये सेम हो गया, तीनों कर्व्स का सेम आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना हर जगह वैल्यू 2 है। तो फर्स्ट इकाई यूज होने पर सीमांत उत्पादन 2, सेकेंड इकाई पर ये 3 वाला पॉइंट आ गया, थर्ड इकाई पर 4 हो गया एमपी, फोर्थ इकाई पर 2 आ जाएगा ये पॉइंट, फिफ्थ इकाई पर कितना आ गया 1, 6 पर ये 0 है, तो ये वाला पॉइंट आप को क्लियर हो रहा होगा। और सेवंथ जब इकाई यूज हो रही है श्रमिक की तो ये -1 हो गया, तो -1 की वैल्यू यहाँ शो हुई है, तो ये आ गया -1। तो अब इन पॉइंट्स को सबको हम ज्वाइन कर देते हैं, हमारे पास एमपी वक्र आ जाएगी हमारी। देखो बेटा, अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, देख रहे हैं आप, अभी जो मैंने आपको ड्रॉ करने सिखाए थे, ये जो वक्र बन गई, ये कौन सी वक्र है, ये हमारी सीमांत उत्पादन वक्र है। इनको हम ऐसे भी नेम दे सकते हैं, एमपीएल, एपीएल, टीपीएल, क्योंकि ये वक्र क्या है, ये श्रमिक इकाइयों का प्रयोग करने से जो कुल उत्पादन, औसत और सीमांत उत्पादन आ रहा है उसको शो कर रहे हैं। यहाँ पर औसत और सीमांत उत्पादन शो किया हुआ है, ये आप मेंशन कर लेना। तो ये आपके हो गए तीनों वक्र। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही चीजें क्लियर करनी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको और डीपली क्लियर करेंगे। आप इस डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये डायग्राम इस चैप्टर का पूरा बेस है और नेक्स्ट चैप्टर भी इसी पर बेस्ड है, तो इसलिए आप इसको डायग्राम को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लेना।